चले भाई, आज का अगला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, बहुत ही मजेदार देंगे। अब ध्यान दो, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर जो हमारे परक्विजिट खास वाले परक्विजिट्स हैं उसमें खास इंप्लॉय कौन होता है? खास इंप्लॉय कौन होता है? एक होता है सर डायरेक्टर, और होता है जिसके पास 20% हिस्सेदारी होती है किसी भी बिजनेस यूनिट में। अब जो तुम्हारे दिल पे झटका लगने वाला है ना, तो कमजोर दिल वाले इसे ना, वो ये है कि एक खास इंप्लॉय वो भी होगा जिसकी सैलरी होगी 5। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस तो ठीक है, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, यहाँ तो वॉइस ठीक चल रही है। एक मिनट देखना, अभी तो शुरू हुआ तो वॉइस आ रही थी ना, चेक करना एक बार। हेलो हेलो हेलो, आ रही है? वो चेक कर लेगी प्राची। हेलो दोस्तों, आवाज आ रही है ना? ओके, तुमने बड़े मजे लिए भाई। अब करो, आ रही होगी आवाज पारुषी? हाँ आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, इधर ध्यान देंगे अब। तो भाई अगला खास इंप्लॉय वो भी होगा जो या जिसकी सैलरी कितनी होगी? 50,000 रुपया पर, गलत जवाब, पर ईयर। हाँ, यानी कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहला जाएगा जिसकी सैलरी कितनी होगी सर? 5,000 50,000 पर ईयर। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी कार है ना, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, आरएफए, ये जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के, आरएफए क्या गलती है ना, तो जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के पर्क हैं, क्या वो कंपनी के स्वीपर, कंपनी के चौकीदार को भी मिलेंगे? बात समझ में आ रही ना? कहीं भी ताई ये नहीं कह रही कि जो कंपनी का चौकीदार है उसे मान लो 10,000 रुपये महीना मिल रहे हैं, तो 10,000 इंटू 12 कितने हो गए? 1,20 हो गए। तो वो 50,000 रुपये पर ईयर से ऊपर निकल गया, तो उसे भी क्या मिलेगा? उसे भी क्या मिलेगा? कि स्पेसिफाइड पर्क मिलेंगे, ऐसा नहीं है। पर अगर उसे दिए जाते हैं तो वो भी क्या कहलाया जाएगा? स्पेसिफाइड कहलाया जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी आजकल की दुनिया में बताओ कौन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है? सब 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 स्पेसिफाइड हो गए, नहीं हो गए? जिसकी सालाना सैलरी 50,000 से ऊपर है तो वो भी क्या है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। तो बड़े दुख की बात है, ताई को ये पर मंथ जो करना चाहिए था, ताई ने वो क्या कर रखा है? पर ईयर कर रखा है। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ये होते हैं। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को ये पर्क मिलेंगे, ये ऐसा नहीं कह रहे, पर अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को ये पर्क मिलते हैं तो हमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाला ट्रीटमेंट उनको देना है, ये बता दो, ठीक है ना? अब तुम्हारी भाभी जी स्पेसिफाइड है या नहीं है? नहीं है? हाँ देखिए, अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन में अगर देखें तो क्या मतलब है यहाँ पे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो भी होता है जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर हो। और मैंने तुम्हें क्या बोला? सैलरी के मसाले हर जगह क्या होते हैं? अलग। तो सैलरी के मसाले एचआरए में अलग थे, सैलरी के मसाले आरएफए में अलग थे, और सैलरी के मसाले स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में अलग है। तो सैलरी मींस चाहे वो ड्यू हो या पेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो एक एम्प्लॉयर से मिल रहे हो, चाहे वो एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से मिल रहे हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे टैक्सेबल, सबसे पहली बात, एक तो टैक्सेबल और मॉनेटरी। टैक्सेबल और मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब जो हाथ में इन हैंड क्या आ रहा हो? जो हाथ में इन हैंड कैश आ रहा हो, है ना? तो अब तुम्हें बताना है कि मिस आलिया स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है। बहुत जल्दी करना पड़ेगा। अगर उनकी कमाई 50,000 से ऊपर है सालाना तो वो स्पेसिफाइड है, अगर उनकी कमाई 50,000 से नीचे है तो वो नॉन स्पेसिफाइड है।
कितनी आ रही है? 54 आ रही है सबकी। तो इसका मतलब भाभी तुम्हारी क्या हो गई भाभी जी? मुझे नहीं पता। मुझे तो बता दो सैलरी के हिसाब से क्या वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की सैलरी बैठ रही है उनकी नहीं बैठ रही है? ये ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी पेमेंट। नलायको, ये कैश में मिल रही होगी नहीं मिल रही होगी? तो ये टोटल कितना हो गया? एजुकेशन अलाउंस जो एक बच्चे के होते हैं वो कैश में मिलते हैं, पर हमें कौन से लेने हैं? जो जो कैसे हो, जो टैक्सेबल हो। तो 1800 में से कितने की माफी मिलती है? 1200। तो टैक्सेबल कितने होते हैं? है ना, 100 रुपए पर बच्चा की एग्जाम्पशन नहीं मिलती। अरे एजुकेशन अलाउंस भूल गए? हाँ, पर ईयर का दे रखा है क्वेश्चन में। हमेशा अगर पर मंथ नहीं कहेगा तो पर ईयर ही मानते हैं। 600 आ गए, है ना। रियम्बर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो रियम्बर्समेंट है वो बताओ क्या वो मॉनेटरी होगी नहीं होगी? रियम्बर्समेंट भी तो हाथ में कैश ही मिल रहा है, तो 2000 ये हो गए। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस कैश में मिलते हैं। जो कैश में मिलते हैं वो टैक्सेबल कितने होते हैं मेडिकल अलाउंस में? पूरे, क्योंकि मेडिकल अलाउंस में कोई एग्जम्पशन नहीं होती। तो मेडिकल अलाउंस मैंने 2400 लिख दिए। वैल्यू ऑफ आरएफए, आरएफए कैश है काइंड है? काइंड है, तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्या लेने हैं? हमें मॉनेटरी लेनी है, और मॉनेटरी भी कौन सी? जो टैक्सेबल है। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड निकालने के लिए? 50। तो भाभी जी क्या हो गई? नॉन स्पेसिफाइड, क्योंकि स्पेसिफाइड होने के लिए क्या होना है? मोर देन 50। समझ गए भाई? ये गहराई वाली बातें समझनी पड़ेंगी वरना लोचा हो जाएगा, लोचा। ठीक है। अगली बात सर, अब अगर तुम याद करो तो बेसिक पूरे फॉर्मेट में अलाउंस आता है, पर्क आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट आता है, फिर क्या आती है? डिडक्शन। तो डिडक्शंस के बारे में सीखते हैं। मुझे बताओ 3 डिडक्शन कौन सी होती हैं? पहली, मान लो पहली होगी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आप लोगों को पता ही है कौन सी? ओल्ड है तो, और न्यू है तो लिखिए नोट्स में, है ना। अगर आप पुराने बच्चों के नोट्स में नहीं लिखे तो वो नोट कर लेंगे। ठीक है। दूसरी डिडक्शन कौन सी होती है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब सुनेंगे ध्यान से, जब एंटरटेनमेंट अलाउंस की रिडक्शन देंगे, जब एंटरटेनमेंट अलाउंस की रिडक्शन देंगे तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। पहला, कितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मुझे मिला? 20% ऑफ सैलरी। यहां सैलरी का मतलब क्या है? ओनली बेसिक, डीएवीए कुछ नहीं, क्या लिखा है? ओनली बेसिक। और 5000 रुपए सालाना विच एवरेज। और अगर ये डिडक्शन मिलेगी भी तो सिर्फ किसको मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी तो सिर्फ किसको मिलेगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगी और किसी एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी। ठीक है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगी और किसी एम्प्लॉइज को नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन मिलती है अगर प्रोफेशनल टैक्स आपने क्या किया है? पेड। क्या किया बाबू? पेड किया है। इसका मतलब पेड मतलब उल्टा उल्टा कर दूं तो क्या होगा? ड्यू। तो ड्यू की रिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ जो जेब से चला गया उसकी रिडक्शन दी जाएगी। बात समझ में आई? इसका मतलब ये है, क्वेश्चन 57, 58, 59 करो जल्दी। ये तुम्हारी एडजस्टमेंट है जो तुम्हारे एग्जाम में आ चुकी है। बस मैंने पूरे क्वेश्चन में से उठाकर अपनी किताब में यहां डाल दी। इस तरह की एडजस्टमेंट तुम्हें एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। जूम कर दूं?
पहली बात, पहले सवाल में भाई साहब हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है। दूसरे सवाल में वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। और 59 में भी वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। हम्म हम्म प्रोफेशनल टैक्स जो पेड होगा उसकी डिडक्शन देनी है। हाँ, उसमें कोई लिमिट नहीं है। करें? हम्म हाँ हाँ, पर मील दे रखा है ना, तो पर मील तो पर डे वाला ही होता है। हम्म इंटू 300, 300 दिन।
हो गया भाई, बहुत देर लगाई तुमने यार। 58, जल्दी जल्दी करो। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यू कर लो, फॉलो कराऊँ मैं? बहुत देर लगा दी भाई तुमने। पहले करते 57। 57 सबने कर लिया होगा। सरकारी आदमी है, बेसिक सैलरी कितनी है? 20। तो बेसिक कितनी आ गई? 20,000 इंटू 12 कितना आ गया? डी ए 10% ऑफ सैलरी, 100% लेंगे, कितना आ गया? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 90 रुपये पर मंथ, है ना, नील हो जाएगा क्योंकि 100 रुपये तक माफी है, तो वो नील हो गया। 2000 पर मंथ एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। अब क्या करेंगे इसका? अब फिर ये आएगा ग्रॉस सैलरी, फिर माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। हाँ, मेडिकल अलाउंस कितना है सर? तो 500 इंटू 12, तो ये मेडिकल हो गया। बस यही किया है? गलत जवाब। लगा लो कांटे। नहीं नहीं, नीचे तो कह रहा हूं, इसके ऊपर कुछ नहीं करा। चप्पल वाला भाई तो आता नहीं ना शेयर मार्केट के चक्कर में। चप्पल लगानी खुद ही, अपनी चप्पल खुद निकाल के सेल्फ सर्विस किया करो, सर पे मारा करो अपने। एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसका क्या किया? मैंने कब बोला नीचे ही होगा? जब हमने अलाउंस का चैप्टर पढ़ा था, ये छोड़ो, ऊपर नीचे छोड़ो, जब हमने अलाउंस का चैप्टर पढ़ा तो उसमें एक डायलॉग लिखवाया था तो मैंने, क्या? जो अलाउंस ड्यू चैट में नहीं और जो लिमिट में नहीं, वो फुल्ली टैक्सेबल। तो छोड़ो, आज हमने डिडक्शन पढ़ी, आज ये बात छोड़ दो कि हम आज डिडक्शन पढ़ रहे हैं, है ना, खोपड़ी घुमा लो अपनी। अब पिछली क्लास में अगर मैं तुमसे कहता है एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या करते पिछली क्लास तक? तो आज क्यों नहीं कर रहे फिर? समझ गए ना, गलती समझ गए? अरे जो एंटरटेनमेंट अलाउंस अलाउंस वाले चैप्टर में है, पहले उसको उस चैप्टर में तो डील कर लो। तो जो अलाउंस ड्यू चैट में लिमिट फुली टैक्सेबल। राज की बात, राज की बात तुमने सच में अपने लिए राज बना ली वो बात, हम किसी को खुद को नहीं कहेंगे ये बात। कितने रुपए लिखने पड़ेंगे? कितने रुपए? 24,000। सबसे खतरनाक ये भाई, ये ऐसे बस यही क्वेश्चन आते हैं। HRA-RF पे कोई गलत नहीं कर रहा, HRA-RF पे कोई गलत नहीं कर रहा एग्जाम में, क्योंकि वो तो हम घोट घोट के पी रहे हैं। अब बताओ ग्रॉस सैलरी कितनी आई? हाँ, अब सही आई है। इसमें पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन दूंगा, मान लो तुम नए से हो तो 75 दे देना, पुराने से हो तो, है ना। फिर आएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस का अब ट्रीटमेंट करना है, अगर वो कौन है? हाँ, अगर वो कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर वो कौन है बाबू? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस देने के लिए 3 लिमिट आती हैं। पहली
एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा 20% ऑफ सिर्फ बेसिक, 20% ऑफ, तो बेसिक है 240 का 20%, और इनमें से क्या कम है, तो 5000 तो एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब बताओ प्रोफेशनल टैक्स है इसमें, तो बस प्रोफेशनल टैक्स हो गया नील, आ गया आंसर। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 57। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58 में। बताओ भाई मुन्नी माइकल क्या कह रही है? बताओ 240, डीए 60,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस लू या नहीं लू, फिर 12,000 पर मील, 50 माइनस कर दिए 30, 30 इंटू 300 9,000 प्रोफेशनल टैक्स पेड। अब ये तो नहीं, अब प्रोफेशनल टैक्स पेड, अब क्या करूं? ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई? बताओ कांटा आज खाओगे कल खाओगे? कांटा और चांटा आज खाओगे कल खाओगे? पुराने वाले बच्चे हमारे पिछले बैच के, इनसे चांटे खिलवा दूंगा तुम्हें, बजाओ इनमें बजाओ। इतनी गलती तो पुराने वाले बच्चे भी नहीं करते थे भाई, वो तो बात की बात। अच्छा वहां देखो, लेस करूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी, 75, एंटरटेनमेंट अलाउंस घटाऊंगा नहीं घटाऊंगा, क्यों? क्योंकि वो ये तो मुझे पता है तुम ये पहचान लोगे। अब फिर प्रोफेशनल टैक्स कितने लूंगा? पेड कितने? तो 2000। अब तुम्हें लग रहा होगा सही है पूरे नंबर आएंगे, नंबर आई से तुम्हें 0 देगा। फेल करने को तो बैठा ही है भाई, पास करने को थोड़ी बैठा। अब भी नहीं, अब पहचानो गलती क्या है। पीछे वाले भैया चलो यार पेपर देने दो फिर यार, वो कहेंगे शिवम कहेगा यार सर पेपर नहीं देने दो, उनके टेस्ट ले लेता मैं। अभी भी नहीं पहचाने गलती क्या है? अब गलती पता है क्या है? चप्पल निकालो पहले मेरी। गलती ये है जो अलाउंस ड्यू चैट में नहीं और लिमिट में नहीं वो फुल्ली टैक्सेबल। कुछ इस तरह का डायलॉग मैंने लिखवाया था पर्क में। क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया था? क्या लिखा है? जो पर्क स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और ऑल एम्प्लॉय में नहीं वो फुल्ली टैक्सेबल लिखवाया था। पर्क क्या होता है? अच्छा उससे भी और आसान चीज दिखाता हूं, उससे भी और बड़ी चीज तुमने खुद अपनी कॉपी में लिख रखा है। एक पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, भाग मिल्खा भाग। उसमें जो हीरो होता है ना वो खुद ही अपने चांटे बजाता है शीशे के सामने खड़े होके, और बहुत तगड़े तगड़े बजाता है। तुम्हें उन्हीं चांटों की जरूरत है ना? यहां लिखवाया था। पर्क का मतलब होता है मेरा पर्सनल फायदा मेरी कंपनी पे कर दे, तो यहां लिखवाया था। देखना क्या लिखा है तुमने यहां पर, उस दिन जो बच्चे आए थे क्वेश्चन नंबर 50 के नीचे। तो वहां मैंने लिखवाया था टैक्स पेड बाय द कंपनी। टैक्स किसकी लाइबिलिटी है? वो भी पर्सनल। मम्मी पापा को अगर जॉब करके पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, तो कंपनी थोड़ी उस पर टैक्स भरेगी, मतलब तुम कमा रहे तुम भरोगे। अब तुम्हारी पर्सनल लाइबिलिटी किसने भर दी? तो फिर तो है तो तुम्हारी पर्सनल लाइबिलिटी। तो अगर तुम्हारी पर्सनल लाइबिलिटी
पेड बाय द कंपनी, पर्सनल लायबिलिटी अगर कंपनी ने भर दी तो तुम्हारा पर्क भी तो हुआ पहले। तो यहां क्या आएगा, टैक्स पेड बाय द कंपनी 2000। अब आंसर आएगा करेक्ट। भाई ये सीए का क्वेश्चन है, आरएफ एचआर हर कोई पढ़ रहा, तुम्हें खोपड़ी में चल रहा होगा भाई, कुछ भी नहीं है सैलरी में, आरएफ पढ़ ले, एचआर पढ़ ले, पास। ज्यादा वो पढ़ ले कम्मो, है ना, उसका फॉर्मूला याद कर ले। हैप्पी बर्थडे बनाना है, संडे बता हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे नहीं तो डेप्रिसिएशन नहीं। 59 बताओ अब, 59। अब ये बताओ कंपनी ने कितने पे किए, तो यहां कितने लिखूंगा 15, और नीचे 2000। क्यों, क्योंकि यहां क्या लिखा है, प्रोफेशनल टैक्स चाहे इंप्लॉय पे करे या इंप्लॉयर पे करे सबकी रिडक्शन मिलेगी, लेकिन पर कौन से होते हैं, जो इंप्लॉयर पे करता है। तो ऊपर आएगा 1500, हाँ अब तुम समझे भाई, ऊपर आएगा 1500 और नीचे आएगा 2000। और पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर भी 2000 और नीचे भी 2000। क्यों, क्योंकि ऊपर में उसने इंप्लॉयर ने पूरे 2 पे किए थे, तो ऊपर 2 पर्क बना दिए, नीचे 2 घटा दिए। लेकिन 59 में इंप्लॉयर ने सिर्फ कितने पे किए हैं, समझ में आ गई बात। तो सर ये हो गया हमारा डिडक्शंस का पूरा कॉन्सेप्ट। अब सर अब बढ़ते हैं अपने कहां पे सर, रिटायरमेंट बेनिफिट की तरफ, रिटायरमेंट बेनिफिट की तरफ। अब इधर ध्यान देंगे सर, बहुत ही मजेदार चीज। भाई एक स्कीम चली थी, है ना, ये सच है झूठ है ये बता देना। अरे यार कितनी गरीबी है देश में। छोटू, अरे यार किसी को मेरे बंगले बैठ के 3-4 रेसिपी नहीं मंगा रहा था, कितनी गर्मी है यार। इतनी सर्दी है तो 5 स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता, पहले आदत हो गई है। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गया। रातों रात करोड़पति, हाँ कैसे, 25 दिन में करोड़पति। 25 दिन में, मेरे को नाम दिया क्या, ये ओ सर सारा पता है, एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ में, 25 दिन में पैसा। पूरी पिक्चर नहीं देखनी ना भाई, है ना, पूरी पिक्चर नहीं देखने का। स्लाइड बंद कर दो, स्पीकर में बढ़िया आवाज आ रही है, ठीक है। अब ये बताओ 25 दिन में कैसा होता है, बोलो रे निकम्मो, कैसा होता है या नहीं होता, ऐसा कहीं होता है, होता है। ताई कह रही है मैं करूंगी 25 दिन में पैसा डबल। नहीं इल्जाम मत लगाओ,
ताई ने कह दिया लिख के दे रही हूं 25 दिन में पैसा डबल, लिख के दे रही हूं 25 दिन में पैसा डबल, है ना। अब सर देखो तुम्हें मतलब ताई पे इतना विश्वास नहीं है, ताई इतनी बड़ी स्कीम तुम्हारे सामने ला सकती है, तो भैया अक्षय कुमार पे तुम्हें भरोसा हो ना हो, पर ताई ने सच में क्या किया है, ताई ने सच में हमारे लिए 25 दिन में पैसा, है ना, सच में 25 दिन में पैसा डबल हो गया, 25 दिन में पैसा डबल है, 25 दिन में पैसा डबल। अब ये सर डबल कैसे होगा, ध्यान देंगे डबल कैसे होगा, आज की खतरनाक बात यही है ना, राइट। सर 25 दिन में पैसा डबल ये कि अगर कोई ये 25 दिन में पैसा डबल सिर्फ पता किसके लिए हो सकता है, एम्प्लॉय के लिए। यानी अगर तुम्हारे मम्मी पापा जॉब कर रहे हैं और मेरी तरह प्रोफेशन में है, तो फिर बाबू फिर तब नहीं हो सकता। यानी कि जॉब करने वालों को ही मजा है, 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। अब देखो सबसे पहली बात, अगर तुमने पैसा डाला है किसमें सर, प्रोविडेंट फंड में, किसमें डाला है, प्रोविडेंट फंड में, तो ताई ने बोला जो भी बंदा इंडिया में प्रोविडेंट फंड में पैसा डालेगा, किसमें पैसा डालेगा, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालेगा, तो उसका पैसा मैं क्या कर दूंगी, डबल कर दूंगी। तो हमने कहा ताई प्रोविडेंट फंड कैसे होते हैं, ताई ने बोला एक तो होते हैं सरकारी प्रोविडेंट फंड, जिसे बोलती हूँ एसपीएफ, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड नाम सुना होगा ना। एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसे इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज कर रखा है कि ये फंड क्या है, सरकार से रिकॉग्नाइज्ड है, वो सरकारी नहीं है, प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल होते हैं पर रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट होते हैं ना, सीबीएसई से। और एक होता है बाबू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी प्रोविडेंट फंड तो है लेकिन सरकार ने उसे क्या कर रखा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा। तो ताई ने बोला अगर तुम प्रोविडेंट फंड में पैसा डालोगे तो एक महीने में 25 दिन जॉब करते, 4-5 तो संडे हो जाते, तो 25 दिन तुमने जॉब करी, तो जितना तुम प्रोविडेंट फंड में पैसा डालोगे उतना ही मैं पैसा नहीं डालूंगी, लेकिन उतना ही तुम्हारे लिए कंपनी के द्वारा उतना पैसा तुमसे कंपनी से डलवा दूंगी। तो डबल हो गए नहीं हो गए। अब तुम्हारी खोपड़ी में क्या चल रहा है, हाँ ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में पता क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि मान लो मेरी सैलरी अगर होगी 1 लाख रुपए, तो मैं तो फिर कहते सड़क पे सो जाऊंगा और पूरी की पूरी 1 लाख रुपए कहां डाल दूंगा, प्रोविडेंट फंड में। और कंपनी को भी कितने डालने पड़ेंगे, 1 लाख, तो 25 दिन में कितने हो गए, 2 लाख। अक्षय कुमार ने बोला, ताई का ऐसा हो जाएगा पर कंपनी वालों से मान लो, तो कंपनी वाले मान जाएंगे। कंपनी वाले लेट गए ताई के चरणों में, कंपनी वाले कह रहे हैं ताई काम करो, गड्ढा खोद के मिट्टी डाल दो हमारे ऊपर, और इतना पैसा लाएंगे कहां से हम, ये तो फ्री का ही तो पैसा हो तुम्हारे लिए। अगर हर एक एम्प्लॉई है ना 10-10 लाख रुपए पीएफ में डालने लगा, 10-10 लाख रुपए, और कंपनी के 100 एम्प्लॉई हैं, तो 100 इंटू 10 लाख, 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए फ्री के डल रहे हैं। तो ताई ने बोला यार कंपनी को इतना भी नहीं लूट सकते। तो ताई ने बोला पहले बता तू कितने डाल रहा है। तो एक तो एम्प्लॉय ने बोला एक तो वो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, किसका, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन, एक तो हो गया एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमारी कंपनी का क्या है, एम्प्लॉय है। ठीक है, बोलो बात समझ आ गई। अब उसमें तुम कितना डालो ताई कह रही है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो जो तुम डालोगे एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, और स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से डालेगा, बेसिक से तो डालेगा। तो जब तुमने बेसिक टैक्सेबल कर दी, तो उसमें से जो मैं कंट्रीब्यूशन पीएफ के गुल्लक में डाल रहा हूं, तो बेसिक टैक्सेबल होगी, तो टैक्सेबल अमाउंट से तो जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी टैक्सेबल नहीं है, ये भी टैक्सेबल नहीं है। बात समझ आई ना। भाई मेरी कंपनी मुझे 1 लाख रुपए दे रही है, 1 लाख में से मैं 20,000 रुपए फंड में डाल रहा हूं, तो ताई तुमने 1 लाख रुपए टैक्सेबल कर तो दिए, तो अब टैक्सेबल अमाउंट में से तो डाल रहा हूं। तो ताई ने बोला मैं तेरे कॉन्ट्रीब्यूशन पे टैक्स लगा ही नहीं रही। ठीक है ना। तो ये तो हो गया भाई मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी किसमें है, इन दोनों में ताई ने एक खास बात बोली, अगर तू ओल्ड रिजिम फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो करेगा, तो मैं क्या करूंगी 80C में तुझे जो तेरा कंट्रीब्यूशन है उसकी डिडक्शन दे दूंगी। क्या दे दूंगी, 80C में डिडक्शन दे दूंगी, यानी कि जीटीआई माइनस डीडीएलजे,
डीडीएलजे में एलआईसी के साथ साथ एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन इन यूआरपीएफ एंड आरपीएफ, यूआरपीएफ एंड आरपीएफ, जो अनरिकॉग्नाइज्ड है उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। समझ आ गई बात? ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ? सैलरी हेड में बेसिक थी, बेसिक में से प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला, जो प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला वो 80C में क्या ले लिया? डिडक्शन ले ली। तो ताई ने बोला जितना तू पीएफ में इन्वेस्ट करेगा उतना मैं तुझे क्या कर दूंगी? डिडक्शन में घटा दूंगी, है ना। अब देखो ताई ने कितना गलत किया। अब न्यू रिजिम में क्या बोल रही है? तू जो पीएफ में क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, उसकी डिडक्शन नहीं दूंगी। तो लोग बाग लालच में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते नहीं, जब कुछ फायदा नहीं है तो, है ना। तो पहले ना डबल लालच होता था कि जितना तू प्रोविडेंट फंड में डालेगा उतना ही तेरी कंपनी डालेगी, और जितना तू डालेगा उतना तुझे डिडक्शन। तो डबल लालच हो गया ना, एक तो पैसा भी डबल और साथ में टैक्स भी कम। ठीक है, तो डबल लालच हो गया। ताई ने बोला कि तेरा कंट्रीब्यूशन हो गया, अब किसका कंट्रीब्यूशन चेक करूंगी? कंपनी का कंट्रीब्यूशन, जो कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है तेरे लिए। जैसे जिसे हम बोलते हैं 25 दिन में पैसा, बोलो बाबू 25 दिन में पैसा डबल, है ना। अब इसका मतलब जिस भी कंपनी में तुम आगे चल के कहीं जॉब करोगे सीए बनने के बाद, तो तुमने जो डाला उसका ट्रीटमेंट ये लिख दिया, तुम्हारे बिहाफ पर कंपनी डालेगी। अब जब वो तुम्हारे बिहाफ पर कंपनी डालेगी, अगर वो कंपनी एसपीएफ में पैसा डाल रही है तो एग्जाम। बाबू सरकारी नौकरी का यही मजा है। अब तुम्हारी होगी प्राइवेट जॉब, लेट से तुम्हारी होगी प्राइवेट जॉब। अब ताई ने क्या बोला? अब सुनना ध्यान से। कंपनी जब बिल्कुल घंटा खोद के जब लेट गई कंपनी, तो ताई ने क्या बोला? ताई ने बोला भाई कंपनी के साथ हम धोखाधड़ी नहीं कर सकते कि एम्प्लॉय कह रहा है 10 लाख डालूंगा मैं तो प्रोविडेंट फंड में और कंपनी भी 10 लाख डाले, ऐसा नहीं है। ताई ने बोला हम एक एग्जम्पशन लिमिट बना देते हैं और कंपनी को कहते हैं उस एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा पैसा डालने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो ताई ने बोला कंपनी, जब कंपनी का कंट्रीब्यूशन आएगा आरपीएफ में, तो मैं माफ करूंगी 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी क्या होगी? माफ होगी। और 12 से ऊपर क्या होगी? टैक्सेबल। तो देखो क्वेश्चन में तो 12 से ऊपर देगा बाबू, क्वेश्चन में तो 12 से ऊपर देगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो कोई भी कंपनी 12 से ऊपर, क्योंकि ताई कह रही है 12 से ऊपर देगा। अब देखो होगा क्या, सुनो ध्यान से। मैं इंप्लॉय हूं, मैंने प्रोविडेंट फंड में डाले 10, कंपनी कितने डाल सकती है? हाँ, लेकिन कंपनी कितने डालेगी? 10। जितने मैं डाल रहा हूं उतनी तो डालेगी कंपनी, उससे ज्यादा क्यों डालेगी? ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन कह सकता है कि हो सकता है तुम 10 डाल रहे हो और कंपनी कितने डाल रही है? 12। हो सकता है, क्वेश्चन कह सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मैंने कहा यार सेविंग ज्यादा होनी चाहिए, मैं अपनी सैलरी का 15% डालता हूं पीएफ में। कितना? कंपनी कितने डालेगी प्रैक्टिकल लाइफ में? 12। कंपनी कहेगी हमें तो ताई ने बोला है कि 12 से ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, तो कंपनी कितने डालेगी? तो मेरा हो गया 15 और कंपनी ने कितना डाला? 12। तो रेट वेरी कर सकता है क्वेश्चन में, बात समझ में? और क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कंपनी ने कितने डाले और मैंने कितने डाले? 15। कंपनी में कितने डाल रही है? 15, लेकिन इसमें से कितने माफ करने हैं? 12। तो 3% क्या हो गए? टैक्सेबल। क्वेश्चन ये भी कहेगा, बोलो भाई। और यूआरपीएफ भी 100% नॉट टैक्सेबल। ठीक है ना। अब देखो अगली बात, अभी तक तो तुम्हें लगा पैसा हो रहा है डबल, है ना, पैसा डबल हो गया। मैंने कितने डाले? 12%, तुम भी कितने डालो? 12। अब तुमने अगला सवाल नहीं पूछा, यार ये बहुत दुख होता है मुझे। हाँ, जब भी सैलरी का नाम आता है सैलरी के मसाले बदल जाते हैं। एचआरए में अलग था, आरएफए में अलग था, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड में अलग था और एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन में अलग था। तो 4 जगह सैलरी के मसाले क्या हो गए? लेकिन ताई ने बोला आरपीएफ में सैलरी के मसाले वही लूंगी जो एचआरए के मसाले हैं। तो एचआरए के मसाले बताओ मुझे। एक्चुअल क्या? एक्चुअल मसाले सैलरी के बेसिक प्लस डीए परसेंटेज प्लस कमीशन परसेंटेज, यही जो मसाले एचआरए के थे यही मसाले आरपीएफ के। अब ताई कह रही है बच्चू एहसान मानियो मेरा, वो आजकल डायलॉग चलता ना, डू दिस एंड थैंक्स मी लेटर। ताई वही डायलॉग कह रही है
कि इन्वेस्ट इन प्रोविडेंट फंड एंड थैंक्स मी लेटर। मैंने कहा ताई ऐसा क्यों? ताई ने बोला सर तुमने तो बोल दिया 25 दिन में पैसा डबल। गलत बोला, 25 दिन में पैसा ट्रिपल है। मैंने कहा ट्रिपल कैसे? ताई ने बोला इंप्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है और कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? वो भी तो इंप्लॉय को मिलेगा, कंपनी को नहीं मिलेगा। वो भी किसका होगा? मतलब कंपनी के पैसे पर भी ब्याज इंप्लॉय खाएगा और अपने पैसे पर भी ब्याज इंप्लॉय खाएगा। है कि नहीं मजेदार बात? ताई ने बोला अगर सरकारी नौकरी कर रहे हो तो मजा ही मजे, मीम चलेगा, मजे ही मजे। इंटरेस्ट ऑन बोथ द कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट फॉर एसपीएफ। अगर आप स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हो, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड पैसा कौन डालता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन हम किस में डालेंगे भाई? हम किस में डालेंगे? आरपीएफ में डालेंगे। तो ताई ने बोला इंटरेस्ट जो होगा वो टैक्सेबल होगा अगर उसका ब्याज मिल रहा है मोर देन 9.5%। और ये सैलरी का नहीं है, ये यूनिटरी मेथड से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? यूनिटरी। क्वेश्चन में कुछ ऐसा देगा, है ना, इधर यहां टैक्सेबल नहीं है। क्वेश्चन में क्या देगा? हाँ, उसके ऊपर टैक्सेबल है। तो क्वेश्चन में कहेगा, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में कहेगा एक एम्प्लॉय को एक साल में 10,000 रुपए का ब्याज मिला जो 10% था। तो बताओ कितना टैक्सेबल? तो 9.5% माफ करना है, बचा कितना? 5.5%। तो 0.5% कितना आया? 500 रुपए। समझ गए? यूनिटरी मेथड तो लगाया। अगर 10% 11,000 रुपए या 10% 10,000 रुपए है तो 0.5% कितने रुपए हुआ? 500 रुपए। क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि 10% इंटरेस्ट मिल रहा है जिसकी वैल्यू है 10,000, है ना। 10% इंटरेस्ट मिल रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है? 10,000। हाँ, अब ये बताओ 9.5 माफ है, 9.5 से ऊपर टैक्सेबल है, तो मुझे टैक्सेबल बता दो कितना हो गया? यूनिटरी मेथड लगा लो। कितने माफ होते हैं? एक मिनट रुक जाओ, कितने माफ होते हैं? 9.5। 9.5 से ऊपर कितना है? 0.5। अगर 10% 10,000 है तो 0.5% कितना हुआ? 500। 500 हो गए टैक्सेबल। सारे एग्जाम्प्ट हैं। यूआरपीएफ में भी। ठीक है, यानी यूनिटरी मेथड निकालना है। समझ में आ गई बात? अब अगली बात ध्यान से देखेंगे। अब ताई ने बोला जब मैं इसकी बात करूंगी, अरे बात नहीं करो, सुनो इधर, 5वीं 6ठी क्लास की चीजें क्लास के बाद पढ़ लेना है। यूनिटरी मेथड 7th क्लास में पढ़ लेते हैं बच्चे। अगर इतने के लिए इतना तो इतने के लिए कितना? इधर जाओ। अब मुझे बताओ, ताई ने बोला 9.5 माफ करूंगी, तो ताई ने इसमें लिमिट बनाई। ताई ने बोला भाई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका ब्याज ही बहुत मोटा आता है। अब जैसे मान लो मेरा पैकेज है 1 करोड़ का, ठीक है। अब मैं साल के 1 करोड़ कमा रहा हूं, अब नोट थोड़ी खाऊंगा मैं, या सिक्के थोड़ी निकल लूंगा। समझ में आ गई बात? तो मैंने कहा क्या करूं पैसे का, क्या करूं पैसे का, बैंक में रखूंगा तो भी क्या होता है, वो फ्रॉड हो जाते हैं। तो मैंने कहा एक काम करता हूं, ताई के पास रख देता हूं। तो मैंने कहा ताई एक स्कीम है तुम्हारी, उसमें पैसा डबल कर देती हो तुम, तो तुम एक काम करो ताई, मेरे ना 1 करोड़ में से 50 लाख प्रोविडेंट फंड में डाल दो। होश में सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। 1 करोड़ में से कितने डाल दो प्रोविडेंट फंड में? 50। और उस प्रोविडेंट फंड का ब्याज आ रहा है मान लो 9.5%। तो 50 लाख का 9.5%, 4.5 लाख। 4.5 लाख,
4,75,000, तो 4,75,000 हो गया। अब 4,75,000 रुपए कितने हो गए? 9.5%। तो सारे के सारे माफ हो गए नहीं हो गए? बोलो, समझ आ गई बात? तो ताई ने जब ये सर्वे किया आज से 2-3 साल पहले, क्योंकि नई अमेंडमेंट है 2-3 साल पुरानी, ताई ने देखा हमारे देश में ऐसे लोगों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ गई है जो नॉर्मली 30, 40, 50, 60 लाख रुपए आराम से साल के कमा लेते हैं, और वो कमाने के बाद मजा लेते हैं आरपीएफ का। किसका मजा लेते हैं? और आरपीएफ में उनको ब्याज मिलता है मोटा, और वो ब्याज भी कितना होता है? 9.5%। और सारा का सारा क्या करा लेते हैं वो? माफ। और अगर उससे ऊपर भी चला गया तो थोड़ा सा तो अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो ताई ने बोला भाई ये क्या हो रहा है? ताई ने बोला अच्छा। ताई ने एक और एम्प्लॉय पकड़ा, पता लगा वो कमा रहा है साल के 50 लाख, उसने आरपीएफ में डाल रखे 30 लाख। कितने डाल रखे हैं? 30 लाख। उसको मिल रहे फिर से 9.5% का ब्याज, और वो कह रहा है 9.5% का ब्याज मिल रहा है, 9.5% माफ। तो 30 लाख का 9.5%, 285, और 285 माफ, क्योंकि इंटरेस्ट ताई ने कितना टैक्सेबल किया है? 9.5 से ऊपर। 9.5 तो क्या है? माफ है। अब ताई खोपड़ी गुजारी, ताई कह रही हो क्या रहा है? तो ताई ने देखा इतना ज्यादा लोग पैसे को एग्जेम्प्ट करा रहे हैं प्रोविडेंट फंड। एक तो पैसा डबल, फिर ब्याज भी डबल, और ब्याज में भी क्या? माफी। तो ताई ने 2022 में अमेंडमेंट निकाली थी। तो ताई ने बोला एक तो मैं बोलूंगी तुम्हारी तरह छोटा लाला, एक तो है छोटा लाला, एक मोटा लाला, एक छोटा लाला और एक हमारी गली में मोटा लाला। छोटा लाला वो है जो छोटा इन्वेस्टमेंट करके छोटा आरपीएफ में डाल के छोटा ब्याज कमाता है। तो मैंने कहा था तुम्हारी नजरों में छोटा लाला कौन है? तो ताई ने बोला मेरी नजरों में वो है जिसका कंट्रीब्यूशन, जिसका बाबू मैं क्या बोल रहा हूं, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 2.5 लाख रुपए तक है। कितना है? जो साल में प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा डाल रहा है वो छोटा डाल रहा है। मतलब मोटा मोटी 20-21 हजार रुपए है ना। तो 20-21 हजार रुपए कहां डाल रहा हूं? प्रोविडेंट फंड में। मैंने बोला ताई मोटा लाला कौन है? तो ताई ने बोला मोटा लाला वो है जो प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा डाल रहा है, जिसका कंट्रीब्यूशन अबव 2.5 लाख है। वो मेरे लिए क्या हो गया? मोटा लाला। जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है? अबव 2.5 लाख, तो वो क्या हो गया? मोटा लाला। तो ताई ने बोला अगर जो छोटा लाला है तो ये 9.5 की माफी छोटे वालों के लिए है, ये 9.5 की माफी। तो ताई ने बोला जो छोटा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? छोटा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको जो ब्याज मिलेगा उसका ब्याज है माफ 9.5%, और उसका ब्याज अबव 9.5% टैक्सेबल। और जो मोटा लाला है उसका ब्याज माफ ही नहीं है, उसका ब्याज माफ नहीं कर रही मैं, उसका ब्याज कितना है? फुल्ली टैक्सेबल। तो ताई ने 2022 से उन सभी लोगों की बैंड बजा दी जो प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख से ऊपर डाल रहे हैं। तो जीवन में बात याद रखना, बाकी जब तक अमेंडमेंट ना आए कोई, कि अगर तुम्हारा साल का कंट्रीब्यूशन 24-25 हजार रुपए महीना का पीएफ में है, उसमें तुम्हें जो ब्याज मिलेगा आरपीएफ में वो सब टैक्सेबल है। क्योंकि 24,000 रुपए 25,000 रुपए महीना मतलब साल के कितने? 3 लाख। कंट्रीब्यूशन 3 लाख होते, किस तरफ आ गए तुम? बस गए काम से, गए काम से भाई, गए काम से। ठीक है। फिर भैया लोगों में क्या हुआ? लोगों में फिर इस पे थोड़ा गुस्सा आया। लोगों ने बोला ताई ये गलत बात है ना, एक तो अमाउंट छोटा कर दिया और ऊपर से पूरे का पूरा क्या कर दिया? ब्याज टैक्सेबल कर दिया। तो जब लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा आया तो ताई ने फिर इसमें एक छोटा सा चेंज किया। ताई ने बोला चलो एक काम करते हैं, जो बंदा कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर करेगा तो उसके पहले 2.5 लाख में ये फॉर्मूला लगाएंगे और 2.5 लाख के ऊपर फुल्ली टैक्सेबल। बस, यानी 2.5 लाख की जो माफी है वो कंट्रीब्यूशन किसके लिए है? सबके लिए हो गई।
ठीक है, यानी इसका मतलब अगर मैंने साल में कितने रुपए प्रोविडेंट फंड में डाले 3 लाख, तो पहले 2.5 लाख पे ये ट्रीटमेंट, बाकी 50,000 का जो ब्याज निकला वो फुल्ली टैक्सेबल। समझ गए ना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है बस। नहीं, दोनों का मिला है ना, तो क्वेश्चन में दिया गया होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन तो लिखो। ठीक है, ये मतलब इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन, हाँ इंप्लॉय का। तो लिखो सैलरी 50,000, अभी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, क्लियर हो जाएगी तुम्हारा। देखो सैलरी 50,000, हाँ पर मंथ, ऐसे लिखो सैलरी 50 मत लिखो, सैलरी लिखो 50 लाख पूरे साल की, सैलरी 50 लाख, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 8.5%, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना 8.5%, कंपनी एंड एम्प्लॉय, कंपनी एंड एम्प्लॉय, ऑनलाइन वाले भी साथ साथ लिखेंगे ना, कंपनी एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूट 5 लाख इन आरपीएफ, 5 लाख पूरे साल का है ना, बोथ कंट्रीब्यूट 5 लाख इन आरपीएफ ईच, both contribute 5 lakh each in RPF. Calculate ग्रॉस सैलरी निकाल दो, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी। अब फॉर्मूले तुम्हारे आंखों के सामने हैं, यानी कि मुझे जब भी प्रोविडेंट फंड का क्वेश्चन आएगा 1, 2, 3 चीजें चेक करनी है, स्टेप बाय स्टेप चेक करना। अब अपना फॉर्मेट देखना, फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट में एक राज की बात तुम्हें मिलेगी, सैलरी का फॉर्मेट, सैलरी का फॉर्मेट देखो, बेसिक लिखा है प्लस डीए लिखा है प्लस कमीशन लिखा है प्लस बोनस लिखा है, अगला पॉइंट पढ़ना क्या लिखा है, इसलिए फॉर्मेट में लिख के दी तुम्हें ये बात, ताकि अगर कोई बच्चा प्यारा हमारा रट्टेबाज भी होगा तो फॉर्मेट को रट के क्या कर लेगा, फॉर्मेट को रट के ही समझ जाएगा क्या कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन आरपीओ जब फॉर्मेट में है तो निकालना तो है ही, है ना, इसलिए फॉर्मेट में डाला हुआ है मैंने कि अगर यहां भी याद ना है तो फॉर्मेट पढ़, फॉर्मेट को लिखोगे तो वहां तो याद आएगा, तो मैं फॉर्मेट ही लिखता हूं। बेसिक बोलना, डीए है नहीं, कमीशन है नहीं, बोनस है नहीं, नील, फिर क्या होता है एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर, तो पहले मैं देखता हूं एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सैलरी हेड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना, क्योंकि यहां क्या लिखा है डैश और डैश, जब 80C में जाऊंगा तो रिडक्शन दे दूंगा, जब 80C में जाऊंगा तो रिडक्शन दे दूंगा, और 80C में भी रिडक्शन जब दूंगा जब ओल्ड में आ रहा हूंगा, न्यू में तो देनी नहीं, जब मैं कहां रहूंगा ओल्ड में, तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए फॉर्मेट में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं लिखा। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लिखा होता तो फॉर्मेट में तो मैं लिखता, मैं समझ गए, तो फॉर्मेट भी बहुत दिमाग लगा के बनाया मैंने, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लिखा है, क्या लिखा है, आज तुम्हें पता लग गया एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का सैलरी हेड में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, डिडक्शन मिलती है बस, लेकिन एम्प्लॉयर तो है, तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ मोर देन 12% ऑफ सैलरी, ये मुझे वर्किंग नोट में निकालना है, ये निकालो तुम कितना आएगा, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है इसके निकालने की। कंपनी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है ना, अगर मैं पहले निकाल लूं 12% ऑफ सैलरी, तो 12% ऑफ सैलरी माफ होगा, अगर 12% ऑफ सैलरी से नीचे कंट्रीब्यूट कर रहा हूं तो माफ, 12% ऑफ सैलरी से ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा हूं तो
टैक्सेबल, उतना टैक्सेबल। अब ये बताओ 12% ऑफ सैलरी है कितना? सैलरी का मतलब सैलरी के मसाले बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, तो 12 लाख में सिर्फ बेसिक है, डीए कमीशन है नहीं, तो 12% कितना हुआ 50 लाख का? 6 लाख। कंपनी के कंट्रीब्यूशन को ताई कह रही है 6 लाख माफ करूंगी। होश में सुन लेना, बहुत खतरनाक क्लास है आज की। कंपनी का कंट्रीब्यूशन ताई ने कितना माफ कर दिया? 6, कि मैं तेरी लिमिट सेट कर रही हूं कि कंपनी जब भी कंट्रीब्यूट करेगी कंपनी के 6 लाख रुपए माफ कर दूंगी। अपनी कंपनी को बोल 6 लाख डाल दे और मुझसे माफी ले जा। पर कंपनी कह रही है हम 6 नहीं डाल रहे, ताई कह रही है तो क्या करें? कंपनी कितना डाल रही है? बट कंपनी का कंट्रीब्यूशन इज 5 लाख। अरे 6 लाख माफ है, 5 लाख में डाल रहा हूं, तो 5 के 5 क्या हो गए? एग्जाम। कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है इसमें आसान था है कि नहीं बात। इसके बाद अगला पड़ाव क्या आता है बाबू? इसके बाद अगला पड़ाव क्या आता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो नोट कर लिया ना, मतलब फॉर्मूला बना लिया ना, इसी फॉर्मूले में मैं कैलकुलेट कर देता हूं। अब मुझे बताओ, एक एक करके करेंगे आराम से ना। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, ठीक है, कंपनी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? कितना? और माफ कितना होता है? 9.5, दोनों के लिए है ना। तो ये मुझे बताओ 8.5% कितना निकल के आएगा? कंपनी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 5 लाख। 5 लाख का, ठीक है, तो मैं यहां पे लेता हूं कंपनी का कंट्रीब्यूशन ना। इंटरेस्ट ऑन क्या निकालना पड़ेगा मुझे? पहले इंटरेस्ट ऑन कंपनी कंट्रीब्यूशन और फिर इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कंपनी कंट्रीब्यूशन, कंपनी के कंट्रीब्यूशन पर ब्याज निकालना है। तो बताओ कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 5 लाख, ठीक है। माफ कितना होता है? माफ कितना होता है? 9.5, ठीक है। अब मुझे यह जानना है कि इसके ऊपर जो ब्याज है, इसके ऊपर जो ब्याज है वो कितना टैक्सेबल होगा? 9.5 से ऊपर टैक्सेबल होना चाहिए। तो बताओ कैसे निकलेगा? नहीं, कंपनी का निकालना है हमें, ये तो इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे है फॉर्मूला। कंपनी कंट्रीब्यूशन का ब्याज भी कितना माफ होता है? 9.5 तक, और हमें मिल कितना आ रहा है? 8.5। तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एग्जाम तो जाएगा ना। तो क्या लिखूंगा? एज इंटरेस्ट इज एग्जाम्प्ट अप टू, बोलो बाबू, 9.5% वर्किंग नोट में। तो कंपनी कितना दे रही है? देयरफॉर 8.5% इंटरेस्ट इज एग्जाम्प्ट। तो क्या है ना, एम्प्लॉय के लिए। हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा बताओ इसमें क्या कोई क्वेश्चन में तब्दील? इसमें चलो यहां लिख देता हूं, कंपनी कंट्रीब्यूशन इन, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कंपनी कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कंपनी कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके क्वेश्चन में क्या तब्दीली हो सकती है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन में वो ये कह सकता है कि जो इंटरेस्ट है ना, ठीक है, उसका अमाउंट दे देगा। मान लो यहां पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 8.5। तो क्वेश्चन में कह देगा कि इंटरेस्ट ऑन कंपनी कंट्रीब्यूशन इज 50,000। क्या कह देगा? 50,000। माफ कितना होना है?
9.5। तो जो कंपनी का कंट्रीब्यूशन है 5 लाख, उसका कितना माफ कर देना है मुझे? 9.5। ठीक है, तो 5 लाख का 9.5 निकालना, 47,500, पर ब्याज मिल कितना रहा है? 50। तो जितना 47,500 से ऊपर है वो क्या हो जाएगा? 2,500 टैक्सेबल। समझ गए? तो एक क्वेश्चन हुआ डायरेक्ट कैसा? रेट से। तो रेट में तुम्हें पता है 9.5 से ऊपर टैक्सेबल, 9.5 तक माफ। एक क्वेश्चन होगा रेट की जगह क्या दे देगा? ब्याज। तो वो दूसरा क्वेश्चन में वो कह सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन इज 50,000। कितने? तो वो वहां पे 8.5% नहीं देगा, क्या देगा? सीधा इंटरेस्ट का अमाउंट दे देगा। अब इंटरेस्ट का अमाउंट तुम्हें पता होना चाहिए कितना माफ है, तो भाई जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका 9.5 निकाल लो और है ना। और जो 9.5 से ऊपर आ रहा है वो, जैसे हमने ये निकाला था, हमने 6 निकाल लिए, 6 से नीचे सारे माफ, उसके ऊपर टैक्स है। अब अगला केस, अब आता है इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन। जो फॉर्मूला किस पे लगने वाला है बाबू? इंप्लॉय का। इसको यही टैक्सेबल कर रहा हूं। मुझे तो इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है? कितना है? 5 लाख। इसका मुझे ब्याज निकालना है, तो पहले मैंने यहां लिख दिया इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 5 लाख। एक काम करता हूं, सुनो, मैं 5 की जगह 5.5 कर देता हूं। पता क्यों? क्योंकि यहां 5 में 2.5 होगा ना, तो मैं रिवीजन में कंफ्यूजन हो जाएगी। इसका मतलब 2.5 का क्या चक्कर है। तो मैं यहां लिख रहा हूं 5 की जगह 5.5 लाख कि क्वेश्चन में अपडेट कर लो, इंप्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूट 5.5 लाख। मैंने लिखवाया था इंप्लॉयर एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूट 5 लाख, वहां लिख लो इंप्लॉयर एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूट 5.5। तो वो तो परसेंटेज वाला तो वही माफ हो गया। अब ताई ने बोला भाई जब भी तू 5.5 लाख रुपए डालेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, उसे छोटे और मोटे में तब्दील कर ले। किसमें तब्दील कर ले? छोटा कितना? छोटा कितना? 2.5। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 3 लाख। तो 2.5 लाख 5.5 के मैंने यहां डाल दिए और 3 लाख डाल दिए। अब कैलकुलेशन समझना कैसे होगी। 2.5 लाख तक जो भी 2.5 लाख के ऊपर ब्याज होगा, 2.5 लाख तक जो भी 2.5 लाख के ऊपर क्या होगा? ब्याज होगा 9.5 से ऊपर, वो क्या होगा? टैक्सेबल। हमारे क्वेश्चन में ब्याज की परसेंटेज दे रखी है कितनी? जब 8.5% मिल रहा है तो 9.5 से नीचे। तो अगर 2.5 लाख तक ताई कह रही है 9.5 तक माफ है, मुझे मिल कितना रहा है? देयरफॉर इन दिस क्वेश्चन 8.5% ब्याज इज एग्जेम्प्ट। समझ में आ गई बात? ठीक है, लेकिन 2.5 से ऊपर जितना भी अमाउंट है वो फुल्ली क्या होगा? तो 2.5 से ऊपर कितना अमाउंट है? तो 3 लाख का 8.5% ब्याज, तो 8.5 ही है ना। इस यहां एम्प्लॉय लपेटा गया क्योंकि ये एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय है जो मोटी सैलरी कमाकर पीएफ में ताई को लूटा करते थे, डबल अमाउंट करके भी और इंटरेस्ट का ब्याज का मजा लेके भी। अब 3 लाख का 5.5% बाबू, हाँ, ये हो जाएगा टैक्सेबल। तो मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 25,000 टैक्सेबल। वर्किंग नोट में दिखा दूंगा। 25,500 है तो 25,500 इज टैक्सेबल। समझ में आई बात? एक बार ध्यान से प्यार से निकाल लो। एचआरए और आरपीएफ के बाद ये ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम में। समझ में आई बात? बहुत ध्यान समझना इस क्वेश्चन को जो मैंने कराया है। ये तुम्हारे एग्जाम की एडजस्टमेंट है उस साल की जिस साल ये छोटा मोटा वाला अमेंडमेंट आई थी। उस साल पूरे सैलरी के क्वेश्चन में इतनी सी लाइन लिखी थी जो मैंने तुम्हें लिखवाई। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट 5.5 लाख रुपए इन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इज 8.5%। अब एक जरा सी लाइन में बच्चे का देख रहे हो कितना दिमाग चल जाएगा। तीनों स्टेप लगाने। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, छोड़ दिया, इसलिए मैंने प्रोविडेंट फंड में डाला ही नहीं। दूसरा, कंपनी का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में टैक्सेबल होगा अगर वो 12 से ज्यादा है। इस क्वेश्चन में क्या था? 12 से क्या था? कम था, है ना। वो हमने क्या निकाला था?
अमाउंट निकाला था ना, ये तो रहा, अरे ये तो रहा, मिटाया थोड़ी है। इस क्वेश्चन में 12% कितना था 6, कंपनी डाल कितना रही है 5, तो पूरा माफ हो गया। स्टेप नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट ऑन कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन ये निकाल लिया, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन छोटा और मोटा है ना, जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूं उसके 2.5 अलग करो, बैलेंस 3 लाख अलग कर दो। तो 2.5 पर जो ब्याज आएगा वो 9.5 माफ है, और यहां इस क्वेश्चन में 2.5 पर ब्याज कितना आ रहा है 8.5, तो पूरा माफ। और अगर जो उससे ऊपर जाएगा उस पर मुझे कोई माफी नहीं देनी, चाहे 8% मिल रहा हो, 7% मिल रहा हो, फुल्ली टैक्सेबल, तो हमने फुल्ली टैक्सेबल करके यहां लिख दिया, बस खत्म। यही दिमाग चलाना है बस। अब ये अमाउंट एग्जाम में या तो परसेंटेज में होगी बाबू, या तो परसेंटेज में होगी या फिर अमाउंट में होगी, इतना ही फर्क, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या तो वो कह देगा ब्याज 8.5%, या फिर वो कह देगा ब्याज 50,000। अगर ब्याज 50,000 कह दिया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले 9.5 निकालना पड़ेगा जैसे हमने ये निकाला था, और इसके बाद देखना पड़ेगा अगर इससे ऊपर ब्याज जा रहा है तो टैक्सेबल, जैसे मैंने 50,000 वाला कराया है ना। ये क्वेश्चन में वो कह रहा है कि परसेंटेज कुछ नहीं है, ब्याज है 50। अब मुझे इस ब्याज 50 में ढूंढना है माफ कितना, टैक्सेबल कितना। तो मैंने क्या किया 9.5% निकाल लिया है ना, और 9.5 से ऊपर जितना भी था वो टैक्सेबल कर दिया। बात समझ में आ गई, सिंपल। तो हम मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट में अपने लिए छोटा और मोटा, और एम्प्लॉयर के लिए पूरा सिंपल ऐसे करना है। तो एक तरीके से आपको 3 कैलकुलेशन करनी है। मेरे कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं, 80C में घटाना है, कंपनी का कंट्रीब्यूशन 12% तक माफ, और एम्प्लॉय और ब्याज 9.5 तक माफ। 2 लिमिट याद करनी है बस। बोलो बाबू, नोट कर लिया, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, सुनना ध्यान से मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। कंपनी ने उन्हीं अमीर लोगों को लपेटा, कंपनी ने उन्हीं अमीर लोगों को लपेटा, सुनना मेरी बात ध्यान से, और कंपनी ने ताई ने अंधेरे में तीर चलाया, और इसको मैं नाम भी देता हूं अंधेरा पर्क। क्या नाम देता हूं, क्योंकि एग्जाम में बच्चा ये बहुत गलती करता है, बहुत गलती करता है। अब मैं अंधेरा पर्क क्यों कह रहा हूं, सुनो ध्यान से। इसमें एक शब्द आ रहा है आरपीएफ, आ रहा है ना, और अभी हमने ऊपर भी पढ़ा आरपीएफ, ठीक है। अब ताई ने बोला अगर कोई एम्प्लॉयर, कौन एम्प्लॉय नहीं, कौन एम्प्लॉयर, इन 3 फंड में क्या कर रहा है, पैसे डाल रहा है, इन 3 फंड में क्या कर रहा है, पैसे डाल रहा है, और उसका पैसा पहुंच रहा है 7.5 लाख से ऊपर, तो वो क्या होगा, टैक्सेबल। यानी अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, बेसिक, डीए, कमीशन, बोनस, कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। अच्छा एक अपडेट कर लो फॉर्मेट में, तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। जहां तुमने फॉर्मेट में लिखा ना कंपनी का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ, उसके नीचे एक ऑनलाइन लिख लो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ अबव 9.5, तो तुम्हें याद आ जाएगी बात, इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट भी करना है। फॉर्मेट में आ गए, पढ़ना क्या लिखा है, बेसिक, डीए, कमीशन, बोनस, फिर क्या लिखा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ मोर देन 12%, उसके नीचे लिख लो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ मोर देन 9.5%। यही ट्रीटमेंट कर देंगे हम, इंटरेस्ट का भी ट्रीटमेंट कर दिया और आरपीएफ का भी, तो फॉर्मेट में लिख गया तो याद आ जाएगी बात। फिर ताई ने बोला जब तुम पर्क के कॉलम में आओगे, अब सुनना ध्यान से बाबू, जब तुम पर्क के कॉलम में आओगे तो आरपीएफ को जोड़ लेना, कंपनी का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ को जोड़ लेना, एनपीएस को जोड़ लेना, सुपर एनुएशन फंड को जोड़ लेना, इन तीनों का जोड़कर जो भी अमाउंट आएगा उसमें से माइनस कर देना 7.5 लाख रुपए,
और ये जो वैल्यू बनेगी ये पर्क के कॉलम में टैक्सेबल कर देना। पर्क के कॉलम में क्या कर देना? टैक्सेबल। किसका कंट्रीब्यूशन? बोलो भाई। एम्प्लॉयर का, कि एम्प्लॉयर तुम्हारे नाम पे इतना पैसा क्यों डाल रहा है। अब ऊपर क्वेश्चन कराया था, ऊपर क्वेश्चन में मुझे बताओ एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया तुम्हारे लिए? 5,50,000। तो जब मैं बेसिक डीए, कमीशन, बोनस, कंपनी कंट्रीब्यूशन, ब्याज, अलाउंस और पर्क में आऊंगा तो पर्क में सेक्शन डालना पड़ेगा 1727। क्या डालना पड़ेगा? और 1727 डाल के लिखो, नहीं डालोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। 1727 डाल के मुझे लिखना पड़ेगा कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ इज 5.5 लाख, कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस इज निल। हो सकता है क्वेश्चन में दे दे। कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन एसएएफ निल। टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर 1727 5.5 लाख। एग्जम्पशन ऑफ 1727 7.5 लाख। देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू निल। नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में छोटी तब्दीली कर दूं मैं कह दूं कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ 5.5 लाख एंड कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन सुपर एन्युएशन फंड इज 4 लाख। तो पता क्या होगा? फिर मैं लिखूंगा कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ 5.5 लाख, कंपनी का कंट्रीब्यूशन एनपीएफ निल, और एसएएफ टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर 1727 9.5। कितना बचा? तो 2 लाख मुझे पर्क के कॉलम में आउट लिखना पड़ेगा। इसका मतलब जो तुमने पर्क की सारी वैल्यू पढ़ ली अभी तक, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड पर्क पढ़ लिए, उसमें एक ये पर्क और है। लेकिन बस इसको मैंने पर्क के कॉलम में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये बिना आरपीएफ के साथ पढ़े समझ में नहीं आता, इसलिए है पर्क की बात, लेकिन किसके साथ जोड़ रखा है मैंने? प्रोविडेंट फंड के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ रखा है। हो सकता है आईसीए के मॉड्यूल में तुम्हें पर्क के कॉलम में मिले, तो 2 लाख क्या करना पड़ेगा? आउटर कॉलम में टैक्सेबल करना पड़ेगा। सेम अगर इंटरेस्ट 7.5 लाख से ऊपर बैठ रहा है, कंपनी के कंट्रीब्यूशन पर अगर ब्याज 7.5 लाख से बढ़ रहा है, तो जितना 7.5 से ऊपर ब्याज होगा वो भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ठीक है ना? राइट। इसका मतलब हमने कितनी बातें सीखी? 2। सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा 17.2.7 के साथ, और अगर ओल्ड रिजिम है तो 80C जोड़ना पड़ेगा। अगर ओल्ड रिजिम है तो 80C भी जोड़। 3 सेक्शन एक साथ पढ़ने हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है ना, जिसकी वजह से प्रोविडेंट आरपीएफ जो कहां चला गया? 17.2.7 में भी लिखा है तो वो जुड़ गया। और क्योंकि इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता, पर उसकी क्या होती है? डिडक्शन 80C में मिलती है, इसलिए 80C ऑटोमेटिकली लग गया। लेकिन 80C कब लगाना है? अगर आप कौन सा फॉलो कर रहे हो? ओल्ड रिजिम फॉलो कर रहे हो। समझ में आ गई लायक हो? है ना? अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, बाकी होमवर्क में दूंगा और उसके सॉल्यूशन की वीडियो तुम्हें दे दूंगा। पहले 38वां क्वेश्चन बहुत आसान। सैलरी 20,000 है, 5,000 रुपए कंट्रीब्यूशन काटने के बाद, तो बताओ एसएससी की बेसिक सैलरी कितनी हुई? नहीं दीदी, नशे में बोल रही हो। 25,000। भाई मेरी सैलरी 25 होगी, 25 में से 5 कहां डाल दिए होंगे? प्रोविडेंट फंड में। और मुझे कह दिया होगा कि तेरे हाथ में तो 20 आएंगे, लेकिन मेरी सैलरी तो 25 है, मेरे हाथ में 20 दे रहे हो तो पर मेरे 5 तो मेरी सैलरी बेसिक में से काट के दे रहे हो ना, तो सैलरी कितनी हुई? भैया अब वाला कहता टैक्स का पेपर टफ आया था, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था। अब ये पढ़ाने वाली बात है? फिर मैंने लिख दी बात, मैंने कहा भाई बच्चे इल्जाम लगा देंगे, है कि नहीं बात? ये तो हम बचपन सीखते हैं ऐसी एडजस्टमेंट। इसमें बताना बेसिक सैलरी कितनी आएगी? अब समझ गए? तो अब तो कितनी है, क्योंकि इंक्लूडिंग लिखा है ना, तो बेसिक 10 थी, जिसमें तो बेसिक तो 10 ही लिखूंगा ना। 40 करते हैं बाबू,
क्वेश्चन 40, एक ही लाइन में मजेदार क्वेश्चन। बेसिक 90 लाख, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन छोड़ दो, एम्प्लॉयर निकाल दो पहले। हाँ, क्या लिखा है? अरे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो आरपीएफ में जो होगा वो तो सैलरी हेड में कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, 80C में जाएगा ना। तो बस चलो यहां लिख दो, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूट इन आरपीएफ 11 लाख। अब बेसिक कितनी है? 90 लाख। डीए कमीशन बोनस क्या होगा? निल। फिर अगला पड़ाव क्या आता है? कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन बोलो मोर देन 12%। अब इसी का वर्किंग नोट निकाल लेते हैं। सेक्शन 10 12 कितना माफ होता है कंपनी कंट्रीब्यूशन? 12। तो पहले 12% निकाल लेता हूं ना। 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए परसेंटेज प्लस, तो दैट मीन्स 12% ऑफ 90 लाख प्लस निल। तो 12% ऑफ 90 लाख कितना आया? 10,80,000। ताई ने बोला मैं तेरे क्या कर दूंगी? माफ कर दूंगी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 के अकॉर्डिंगली तुझे इतने माफी मिल जाएगी। अब मुझे देखना है कि मैं दे कितना रहा हूं। कंपनी इन्वेस्टेड 11, तो कितना टैक्सेबल? 20,000 टैक्सेबल। कंपनी का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ 20,000। बताओ भाई, समझिए कैसे निकलता है। अब इसका एक लेवल और बता देता हूं तुम्हें आगे। फिर तुम इसमें क्या लिखोगे? अलाउंसेस जोड़ दोगे, अपना परक्यूजिट जोड़ दोगे, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी में से 75,000 की या 50,000 की डिडक्शन दे दोगे, क्या आ जाएगी? नेट सैलरी आ जाएगी। नेट सैलरी के बाद तुम क्या लिखोगे? हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, वो नील हो गए। पांचों जुड़ गए, नहीं जुड़ गए? अब पांचों हेड की इनकम जुड़ गई तो क्या बन गया? जीटीआई। मैं जीटीआई निकाल लूंगा और फिर यहां पे लेस करूंगा डीडीएलजे। अगर मैं ओल्ड रिजिम में मजा ले रहा हूं तो ठीक है। और फिर डीडीएलजे में तुम्हें कोई एग्जामिनर होश तुम्हारा मुंह पकड़ कर तुम्हें जगाएगा नहीं, तुम्हें खुद ही होश में आना है। क्या? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ इज अलाउड एज डिडक्शन इन 80C। तो फिर मैं यहां लिखूंगा 80C एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इन। अब एक चीज मैं यही बता देता हूं तुम्हें। अब बताओ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है? एम्प्लॉय का 11 लाख। पर ताई कह रही है अब तेरे यहां पे 90 लाख रुपए भी अगर आ रहे हो तो 11 लाख की डिडक्शन नहीं दूंगी। ताई ने 80C में डिडक्शन बना रखी है सिर्फ 1.5 लाख। कितनी? तो 11 लाख और 80C की लिमिट, 11 लाख और 80C की लिमिट 1.5 लाख। क्या कम है? और ये तेरी आ गई एनटीआई। बस ये करना होता है। तो इसमें कितने सेक्शन लग गए? बोलो, सही है गलत है? गलत जवाब। हाँ भाई, यही तो अंधेरा था। नलायक को चार्ट। जब मैं यहां बोल रहा था अलाउंस ऑफ पर्क निल, तो होश नहीं आया तुम्हें? अभी पढ़ाया क्या? 1727 कौन? यही तो अंधेरा है, यही तो तुम्हारी खोपड़ी में अंधेरा है। पीएफ का मतलब बस 12% वाला खेल खत्म कर दूंगा। अंधेरे पर्क का कौन ध्यान रखेगा? एक भी बालक नहीं बोला कि सर अलाउंस ऑफ पर्क निल मत लिखो, अंधेरा पर्क लिखना है। फिर भाई यही जो गलती तुम यहां कर रहे हो, इससे गहरी गलतियां एग्जाम में होती चली जाती हैं। इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन की, है ना। क्या गलती करी तुमने? ये सही निकाल दिया, तुमने ये सही निकाल दिया, पर जाने अनजाने तुम ये भूल गए कि क्वेश्चन में अगर पर्क का एक भी पर्क नहीं दे रखा
तो एक भी पर्क ना होने का मतलब ये नहीं है कि पर्क आ ही नहीं सकता। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ ये अपने आप में 10-12 को भी कैलकुलेट कराता है और अपने आप में 17-2-7 को भी लेके चलता है। तो 17-2-7 अपने आप लग गया। तो क्या गलती करी हमने, 17-2-7 भूल गए। तो अब एग्जाम में गलती मत करना। इसलिए भाई सॉल्यूशन करते टाइम पे इस पे खतरा बना लेना, ताकि जब मैं एग्जाम में याद रखूं तो मुझे खतरा दिख जाए रिवीजन के टाइम पर कि यार सर ने खतरा बनवाया, इसमें कुछ खतरे की बात है। क्या करूंगा अब मैं कहूंगा पर्क के कॉलम में जाकर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस, एनपीएस अगली क्लास में सिखाऊंगा, प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन एसएएफ, इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देना 7.5। तो मेरे इस क्वेश्चन में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ 11 लाख, एनपीएस नील, एसएएफ नील, 11 लाख माइनस 7.5 लाख 3.5 लाख। ये बच्चा एग्जाम में गलती करता है। फिर से इस क्वेश्चन में हमने क्या दिखाया कि 10-12 अगर लगा रहा हूं, क्योंकि तो एक बात दोनों ध्यान से, एग्जाम में कुछ फायदा ये पूछने का स्टैचुरी, जब ये टैक्सेबल नहीं तो तुमसे कैलकुलेशन क्या कराएगा आईसीआई, और एग्जाम में फायदा ये पूछने का रिकॉग्नाइज, जब ये टैक्सेबल नहीं तो आईसीआई कैलकुलेट क्या कराएगा, आरपीएफ कराएगा। खुद सोचो ना, एसपीएफ यूआरपीएफ आ गया तो चलो एमसीक्यू में आ गया, चल भाई बच्चे ने दिमाग लगाया, हाँ ना में जवाब दे दिया। अब अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन तो एसपीएफ के अलावा कहीं बनती, आरपीएफ के अलावा कहीं बनती नहीं। आरपीएफ में छोटे बड़े की कैलकुलेशन बन रही है, आरपीएफ में 17-2-7 की कैलकुलेशन बन रही है, आरपीएफ में ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन बन रही है। तो एग्जाम में आरपीएफ आने की संभावना 90% से ज्यादा होती है अगर मैं एसपीएफ और यूआरपीएफ से कंपेयर करूं, क्योंकि कैलकुलेशन ही आरपीएफ में। तो 10-12 के साथ क्या जुड़ गया, प्लस ओल्ड में हो तो 80C भी ऑटोमेटिकली जुड़ गया। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना है। और अगली क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एनपीएस। तो जब मैं एनपीएस पढ़ाऊंगा तो अगली क्लास में 17-2-7 भी होगा, 10-12 भी आएगा, 80C भी आएगा, और एनपीएस के सेक्शन भी जुड़ जाएंगे। यानी अगली क्लास में 6 सेक्शन एक साथ पढ़ने, इसलिए छुट्टी मत मानना। समझ रहे बात को? आज कितने सेक्शन एक साथ पढ़ाए? 3। कितने पढ़ाए? 3। अगली क्लास में 6 या 7 एक साथ मिक्स हो जाएंगे। हाँ, और मेरी सीए की होती है ना, और फाउंडेशन की। अब एक चीज अगली, क्योंकि संडे है, एक चीज पर ध्यान रखना, थोड़ा सा ये आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। बस एनपीएस का कॉन्सेप्ट जो डिडक्शन दिए ना मैंने तुम्हें, है ना, उसकी जो सेकंड वीडियो है वो खोलो जरा, जो मैंने तुम्हें अभी प्लेलिस्ट भेजी थी। उसमें है डिडक्शन लेक्चर 2 में, लेक्चर 2 लिखा है। हाँ हाँ, डिडक्शंस में लेक्चर नंबर 2 कितने मिनट का है, तो उसमें कुछ और आगे भी पढ़ाया होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट एनपीएस का है ना। तो चलो एक काम करते हैं, सुनो, एक काम करते हैं, नहीं तो वो जो है ना, जो पिछला बैकलॉग क्या था, तो मेडिकल पर्क और एलटीसी यहां पढ़ा देता हूं, तो ये सेकंड वीडियो देखा ना। हाँ चलो कार पर भी यहीं पढ़ा दूं, चलो कार पर भी, बस ये डिडक्शन की सेकंड वीडियो देख लेना बस,
बाकी में तीनों ही, बात तो कोई कंपनसेट होगी ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो रिडक्शन की देख क्या होगा ना, इसमें ये तुम्हें हेल्प हो जाएगी। तो बाकी कार पर्क पिछली क्लास में जो तुम नहीं आए थे, कार पर्क और मेडिकल एलटीसी वो मैं यहां करा दूंगा, ठीक है। पर अगली क्लास में पहले क्या पढ़ेंगे, पहले एनपीएस पढ़ेंगे, उसके बाद कार पर्क मेडिकल पे पढ़ा दूंगा। हाँ भाई, नहीं रुक जाओ, अगली क्लास का टाइम अपडेट तुम्हारे ग्रुप पे अपडेट आ जाएगा। अगली क्लास का टाइम शायद टैक्स का होगा 12 बजे, अकाउंट से कितने बजे, 9:30, 10:30, 11:30, तो 12 ब्रेक हो जाएगा आधे घंटे का, 12 बजे से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद ही होगा, अकाउंट्स के बाद ही होगा बराबर, ठीक है। तो सिर्फ होमवर्क में एक चीज देखनी है, लेक्चर नंबर 2 देख लेना, तो इससे मैं तुम्हें एनपीएस के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और अच्छे से पकड़ हो जाएगी, ठीक है। कार पर्क मेडिकल और एलटीसी वो मैं यही करा दूंगा। चलो थैंक यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।